तो भैया चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, बेसिकली हमें अलग अलग प्रकार के मार्केट्स के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में देखो क्या है भैया, मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं? तो मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे हम सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, मतलब गुड्स को परचेज करेंगे या सेल करेंगे। सर गुड, गुड क्या होता है? तो गुड जो होता है या तो वो फ्री हो सकता है जैसे हवा, या हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक गुड हो जैसे गाड़ी। तो इकोनॉमिक गुड की खासियत ये होती है कि वो स्केयर्स होते हैं, मतलब कि अबेंडेंस में नहीं होते, स्केयर्स होते हैं, और इसीलिए वो प्राइस कमांड करते हैं। उनका कोई दाम होता है, आपको गाड़ी चाहिए तो कोई प्राइस पे करना पड़ेगा। बाकी इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू ही सिग्निफिकेंट होती है, कोई इमोशनल वैल्यू जो है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं होती, या सेंटिमेंटल वैल्यू की यहाँ कोई जगह नहीं होती। अब मैं बोलूँ कि ये पेन बच्चों मेरे पास है, ये बहुत प्यारा पेन है मेरा, मैंने इस पेन से लिखा था तो मैं सीए बन गया, अब ये पेन तो मैं 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं चलेंगी, यहाँ सेंटिमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। पेन अगर 10 रुपए का है तो 10 का ही होगा। बाकी मार्केट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आप जानते हैं, बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्राइस को लेकर बार्गेनिंग होगी, ठीक है, नॉलेज होगी मार्केट के बारे में लोगों को, ठीक है, और एक प्रोडक्ट का एक प्राइस होगा एक गिवन टाइम पर। मतलब कि ये पेन अगर आज अभी 10 रुपए का है तो दैट इज अ गिवन प्राइस। बाकी मार्केट के अंदर जनरली हम दो तरह के मार्केट कह देते हैं, एक को बोल देते हैं प्रोडक्ट मार्केट, एक को बोल देते हैं फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट वो होता है जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदा बेचा जाता है, जहां पर यानी कि आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का सौदा करते हो। प्रोडक्ट मार्केट वो होता है जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज को खरीदते बेचते हो। बेसिकली जो आपने 12th में अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा होगा तो ये उसी कॉन्सेप्ट का मतलब रूपांतर बन गया। बाकी बाजार सर कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एरिया के आधार पर बात करें तो लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल मतलब जैसे पेरिशेबल गुड्स के लिए, रीजनल मतलब सेमी ड्यूरेबल गुड्स के लिए, नेशनल मतलब ड्यूरेबल के लिए, और इंटरनेशनल मतलब किसी प्रीशियस आइटम के लिए। इसी तरह समय के आधार पर भी हो सकते हैं मार्केट। एल्फ्रेड मार्शल साहब ने बताया था, वेरी शॉर्ट सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, शॉर्ट सप्लाई चेंज थोड़ी सी हो जाएगी, लॉन्ग सप्लाई चेंज हो जाएगी, वेरी लॉन्ग या सिक्युलर पीरियड में तो सप्लाई मजे से चेंज हो जाएगी। बाकी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर भी मार्केट होते हैं। एक को बोलते हैं स्पॉट मार्केट, हम आज ही खरीद लेंगे, और एक को बोलते हैं फ्यूचर मार्केट, जिसमें हम भविष्य में खरीदते हैं, बस आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह रेगुलेशन के आधार पे एक होता है रेगुलेटेड मार्केट, जिसमें कोई रेगुलेटर होता है जो नियंत्रण करता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर सेबी नियंत्रण करता है। और बाकी होते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट, जहां पर कोई नियंत्रण नहीं करता, कोई रेगुलेशन नहीं होती, जैसे फ्री मार्केट, आप सब्जी मंडी जाते हो वो। बाकी वॉल्यूम के आधार पर भी मार्केट हो सकते हैं, बल्क में खरीदना है तो होलसेल मार्केट, नॉर्मल खरीदना है अल्टीमेट कंज्यूमर को तो रिटेल मार्केट, सिंपल। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है मार्केट में कंपटीशन के आधार पे भी मार्केट होते हैं दो प्रकार के। एक को बोलते हैं परफेक्ट मार्केट, एक को बोलते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। और इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर भी हम तीन बातें पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। तो मतलब इन टेक्निकल टर्म्स हम चार तरह के बाजारों के बारे में स्टडी करते हैं, तो लेकिन अलग अलग प्रकार के बाजार होते हैं। बाकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए, वो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता ही होंगे। टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जो घूम के प्राइस ही आ जाएगा हमेशा, और एवरेज रेवेन्यू इसी को कर्व को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, और एमआर जो होता है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, वो टोटल रेवेन्यू का स्लोप होता है। इसके हमने कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स करे थे, वो सब तो नॉर्मल बातें हैं। बाकी एक जनरल डायग्राम है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू कर्व जो होता है वो पहले इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, फिर टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम पर आ जाता है, और फिर टोटल रेवेन्यू फॉल कर जाता है। इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू भी बिहेव करते हैं। एवरेज रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन वो नेगेटिव या जीरो नहीं होता। मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है, और एआर से नीचे भी रहता है, और वो जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हो। बाकी सबसे मजेदार बात ये कि इलास्टिसिटी और एमआर और एआर के बीच में एक रिलेशन है।
वो आपको याद रखना है, मतलब रटना है फॉर्मूला कि MR इज इक्वल टू AR इंटू ED माइनस 1 अपॉन ED। ED मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपने पहले पढ़ी थी। बाकी इसको MR कर्व के रिलेशन में इस तरह से याद रखना है कि जब MR पॉजिटिव होगा तो ED ग्रेटर देन 1 होगा, जब MR 0 होगा तो ED इक्वल टू 1 होगा, जब MR नेगेटिव होगा तो ED लेस देन 1 होगा। तो वो आप यहाँ MR के डायग्राम पर देख रहे हो, जो आपको मार्क भी करवाया था। ये लिखा देखो, ठीक है जी। बाकी दो बिहेवियरल प्रिंसिपल हैं, इनके हाथों पर टैटू बनवा के लेके जाने हैं आपको कि भाई कोई भी फर्म कब प्रोड्यूस करती है, जब TR ग्रेटर इक्वल टू TBC होता है, और बाकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन MR इज इक्वल टू MC होता है। तो ये दो बातें बस हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद यूनिट 2 जो है वो तो बस एक नाम का यूनिट है। उसमें तो बच्चा बच्चा जानता है कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देखो भाई, प्राइस को डिटरमाइन करने का पूरी दुनिया में एक ही यूनिवर्सल तरीका है। वो यूनिवर्सल तरीका क्या है कि जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी डिमांड कर रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी सप्लाई कर रहे हैं अलग अलग दामों पर। तो एक लेवल ऐसा आ जाता है जहां पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर 30 रुपए के गोले पर देख रहे हो, तो 30 रुपए को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और 300 क्वांटिटी को कह सकते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो उससे पहले अगर आप देखोगे तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो हम कह देते हैं एक्सेस डिमांड। उसके नीचे आप देखोगे तो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, तो हम कह देते हैं एक्सेस सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम इज बेसिकली जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। ये रहा चित्र। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग लाल रंग का, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हरे रंग का। तो जहां पर इनकी मुलाकात हुई ई पॉइंट पर, वो हो गया इक्विलिब्रियम, और वहीं से पता लगता है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम इस तरह से निकल जाता है। बाकी यहाँ कभी कभी कुछ बातों में सरकार थोड़ा दखल अंदाजी कर देती है, वो एक एक्सेप्शंस है, जहां पर सरकार कहती है कि भाई इन चीजों के दाम तो हम फिक्स करेंगे, हम निर्धारित करेंगे, फिर वहां पर डिमांड सप्लाई जो है वो नहीं होते। सर डिमांड और सप्लाई चेंज भी हो सकते हैं क्या? हाँ, डिमांड और सप्लाई चेंज भी हो सकते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा था डिमांड चैप्टर में कि डिमांड राइट शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, सप्लाई भी राइट शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है। तो मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं। चार बातें यहाँ लिखी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और इन सब के रीजन हमें ऑलरेडी पता है कि क्यों डिमांड बढ़ती है घटती है, क्यों सप्लाई बढ़ता है घटता है। तो हमने कुछ डेमो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करे, आई होप वो याद ही होंगे आपको। तो आपको बताया था कि अगर डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई, तो देखो ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व था DD, तो वो इंक्रीज हो गया डिमांड, तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा इक्विलिब्रियम भी E से शिफ्ट होकर E डैश हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़कर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़कर उधर उधर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डिमांड इंक्रीज होने की वजह से EP और EQ दोनों बढ़ गए। इसी तरह इसके विपरीत डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है। तो डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दोगे और अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट निकल जाएंगे। इसी तरह सर सप्लाई भी क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। तो अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई कर्व आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग केसेस इसमें हो सकते हैं। इसी तरह सप्लाई कर्व लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकती है। तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं और उनकी वजह से EP और EQ चेंज हो जाएंगे। बाकी सर कभी कभी तो दोनों इकट्ठे चेंज हो जाते हैं। हाँ, दोनों भी इकट्ठे चेंज हो सकते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों ही चेंज हो गए। तो क्या पता दोनों इंक्रीज हो जाएं। तो उसमें तीन बातें हो सकती हैं कि डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के इंक्रीज से ज़्यादा हो, डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के इंक्रीज के बराबर हो, डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के इंक्रीज से कम हो। तो हर तरह का डायग्राम आपने बेसिकली बना रखा है, उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, इट इज़ ओनली डायग्रामेटिक तरीका। इसी तरह सर हो सकता है डिमांड कम हो रही हो और सप्लाई भी कम हो रही हो एक साथ। इसी तरह हो सकता है सर डिमांड बढ़ रही हो और सप्लाई कम हो रही हो साइमल्टेनियसली। इसी तरह हो सकता है सर डिमांड कम हो रही हो और सप्लाई बढ़ रही हो साइमल्टेनियसली। तो हर डायग्राम में अपने अपने कोई ना कोई EP और EQ में चेंज आ जाएंगे, वो आप डायग्राम बनाकर सिंपली खुद देख सकते हो।
ठीक है, चलो ठीक है। तो यूनिट 2 में बस आपको चेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस तरह से हम चेंज का पता लगा सकते हैं डायग्राम बना के। ऑल राइट, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है उस पर आना है, जो है अलग अलग मार्केट फॉर्म्स जो होते हैं उसमें प्राइस का डिटर्मिनेशन। हालांकि प्राइस का डिटर्मिनेशन तो चलो सिंपल है, लेकिन अलग अलग मार्केट फॉर्म्स जो होते हैं वो क्या है, उनके फीचर क्या है, वो एक बार अच्छे से पता होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि भाई अगर हम एक टाइम स्केल डायग्राम में बनाएं तो जो सबसे एक्सट्रीम मार्केट फॉर्म हो सकता है वो है परफेक्ट मार्केट, और जो दूसरा सबसे एक्सट्रीम मार्केट फॉर्म हो सकता है वो है मोनोपोली। तो ये दोनों थोड़े से हाइपोथेटिकल है, मतलब कि आम जीवन में इतना देखने को नहीं मिलते। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या ओलिगोपोली है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक है, बाजार में आपको देखने को मिलते हैं। मोनोपोलिस्टिक वाले को परफेक्ट के थोड़ा नजदीक बनाया क्योंकि इसमें परफेक्ट वाले लक्षण हैं, सेम सेम फीचर्स मिलते हैं। और ओलिगोपोली वाले को मोनोपोली के नजदीक बनाया क्योंकि उसमें मोनोपोली वाले थोड़े से सेम फीचर्स आपको मिलते हैं। तो ये हमने समझने के लिए एक बात करी थी, लेकिन फिलहाल हम अभी चर्चा करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की। वो देखते हैं कि आपको याद आया है कि नहीं। तो सर परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है एक ऐसा कंपटीशन, मतलब जहां पर आप कह सकते हो बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, इतने सारे बायर्स और सेलर्स हैं कि कोई भी अकेला बायर या अकेला सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। भाई तुम्हें खरीदना नहीं है जाओ घर, तुम्हें बेचना नहीं है जाओ घर। इतने सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट सबके होमोजीनियस होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। इसीलिए प्राइस भी सबका सेम रहता है। और इस मार्केट में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, यानी कि फ्री एंट्री और एग्जिट है। इसीलिए लॉन्ग रन के अंदर सारी फर्म्स यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। तो अगर मैं खाली 3 फीचर तक ही रुक जाऊं तो इन 3 फीचरों के समागम को कहते हैं प्योर कंपटीशन। परंतु परफेक्ट कंपटीशन में कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर लोगों को मार्केट की नॉलेज परफेक्ट होती है, बायर को भी सेलर को भी। यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ये हम एक फीचर में मान के चलते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्राइस को तो इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते, तो आपको तो उतना ही बेचना पड़ेगा जितना बिक सकता है। तो यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। और यहाँ पर फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, यानी कि इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है, जैसा हमने पिछले यूनिट में देखा, और वही प्राइस सारी की सारी फर्म्स चुपचाप ले लेती हैं, यानी कि फर्म हो गए प्राइस टेकर। फिर उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन को हम आइडियल मार्केट भी कहते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त कंपटीशन होता है। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या परफेक्ट कंपटीशन प्योर होगा? तो ऑल परफेक्ट कंपटीशन प्योर तो होंगे ही होंगे, लेकिन सारे प्योर कंपटीशन क्या परफेक्ट होंगे? आंसर इज नो। बाकी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एआर के बराबर होता है, एआर एमआर के बराबर होता है, और वही डिमांड कर्व के बराबर होता है, और वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ की इलास्टिसिटी है इन्फिनिटी। तो मतलब अगर डायग्राम पर बनाकर देखें तो यहाँ पर आपका डिमांड कर्व ऐसा पैरेलल बन जाता है। रहा सवाल इक्विलिब्रियम का, तो वो आपको पता ही है कंडीशन, mc इज इक्वल टू mr। तो mr इनका कांस्टेंट है, mc इनका यू शेप है। ये दो जगह इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, लेकिन हम पॉइंट ए को इक्विलिब्रियम नहीं मानते, क्योंकि पॉइंट ए पर सेकंड कंडीशन जो है, यानी कि mc शुड कट mr फ्रॉम बिलो, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती, तो हम पॉइंट बी को ही इक्विलिब्रियम मानते हैं। ठीक है सर। बाकी परफेक्ट कंपटीशन का सप्लाई कर्व क्या होता है, उसकी एक अंग्रेजी लिखवाई थी छोटी सी, द राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व इज आल्सो द सप्लाई कर्व। तो बस ये आपको सिंपल याद रखना है एमसीक्यू के लिए। बाकी कॉम्पिटिटिव फर्म सर प्रॉफिट्स कैसे कमा सकते हैं? तो भैया कहने के लिए तो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ए आर ग्रेटर देन ए सी, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ए आर इक्वल टू ए सी, लॉसेस भी हो सकते हैं, ए आर लेस देन ए सी। तो वो तो कंडीशन हमें याद रखनी ही है। बाकी हमें फर्म कब कंटिन्यू करेगी ये पहले भी सिखा चुके हैं शटडाउन पॉइंट में। अगर प्राइस एबीसी के ऊपर चल रहा है तो आराम से कंटिन्यू करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? वही सेम कंडीशन होती है कि LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू प्राइस, यानी सिंपल भाषा में प्राइस और MC बराबर होने चाहिए। तो ये एक चित्र बनाया था बड़ा सा हमने घातक, जिसके अंदर प्राइस तो कांस्टेंट है, AR MR क्योंकि कांस्टेंट रहता है। फिर यू शेप आप देखो, बहुत सारे कर्व बने हैं, छोटे छोटे वाले जो हैं वो SMC और SAC हैं, यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। और बड़े बड़े वाले देखोगे, लाल रंग वाला और हरे रंग वाला, वो LAC और LMC हैं, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लेकिन ये सारे एक बिंदु पर आकर टकराते हैं E। तो अगर आप देखो E बिंदु पर ये सारे टकरा रहे हैं, तो इसी E बिंदु को हम कहते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लेकिन जो फर्रा आपको घर से लेके जाना है वो ये कुछ बातों का कि भैया इस E बिंदी पर सारे बराबर हैं, वो तो चलो पता ही है। LAC और SAC का मिनिमा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है सर। E पॉइंट ऑप्टिमम कॉस्ट दर्शा रहा है क्योंकि सबसे कॉस्ट यहाँ मिनिमम होती है। और Q लेवल ऑफ आउटपुट वाली फर्म को हम ऑप्टिमम फर्म कहते हैं। बाकी एक ये भी बात पता होनी चाहिए कि लॉन्ग रन इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो उसका इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब सारे ही फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाएं और कोई भी फर्म आगे या तो छोड़े ना या एंटर ना करे, यानी नो फर्दर एंट्री और एग्जिट टेक प्लेस। तो इन बातों को हम इंडस्ट्री का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कह देते हैं, ठीक है सर। बाकी सर इस फिगर से जो टैटू आपको बिल्कुल अच्छे से रट के जाने हैं वो सुन लो कि ये जो डायग्राम बनाया था लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वाला, जिसमें सारे बिंदु ई पॉइंट पर टकरा रहे हैं, तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है जो एज इट इज रट के जाना। सही बता रहा हूं, एग्जाम में पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा। वो है कि MC इक्वल टू AR, यानी कि हम कह रहे हैं कंज्यूमर मिनिमम प्राइस पे कर रहा है। MC इज इक्वल टू AC, यानी कि हम कह रहे हैं प्लांट फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। AC इज इक्वल टू AR, यानी कि हम कह रहे हैं फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। और MC इज इक्वल टू MR, यानी कि हम कह रहे हैं फर्म्स मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये चार इंटरप्रिटेशंस हैं इस अकेले E पॉइंट पर। तो E पॉइंट पर ध्यान रखो, फिर से बता देता हूं, MC और AR भी बराबर हैं, MC और AC भी बराबर हैं, AC और AR भी बराबर हैं, और MC और MR भी बराबर हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आ जाओ जी मोनोपोली पर। सर मोनो का मतलब सिंगल। सर पोली का मतलब सेलर, ठीक है। तो मोनोपोली मींस अलोन टू सेल, अकेले हैं बेचने के लिए, ओके। तो ये भी हम कहते हैं एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी फीचर है वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्री ही फर्म है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स का ग्रुप आता है और फर्म्स यहाँ पर एक ही हैं, तो बेसिकली भैया एक ही बात हो गई। तो अब देखो इसमें मजेदार पॉइंट्स। तो आप अकेले सेलर हो तो आप प्राइस मेकर हो, आप पूरी सप्लाई को सब्सटेंशियली कंट्रोल कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो दिल चाहे वो प्राइस रखो। इस मार्केट में एंट्री करना बहुत मुश्किल है, यानी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं जो हम आगे भी थोड़ा देख लेंगे। बाकी इस मार्केट में कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, क्योंकि आप अकेले ही प्रोडक्ट बना रहे हो। इसीलिए क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ कहते हैं जीरो है, क्योंकि कोई है ही नहीं सब्सटीट्यूट आपका। तो आपका डिमांड कर्व यहाँ बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है, यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है, लेस देन 1 होती है। तो ये चित्र आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज करता है मार्जिनल कॉस्ट से। मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, हम आगे पढ़ेंगे। मोनोपोलिस्ट को कभी कभी लेकिन नुकसान भी हो जाते हैं, यानी AR लेस देन AC भी हो जाता है। बाकी यहाँ पर AR और MR का रिलेशन वो पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि AR कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पर जीरो और नेगेटिव नहीं होता। MR कर्व जीरो और नेगेटिव भी हो जाता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। मजेदार बात यह होती है कि MR कर्व जो होता है वो Y एक्सिस की बिंदु और AR कर्व तक की लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है, ये इसकी खासियत होती है। तो ये सब बातें आपको लिखवा दी थी। बाकी इक्विलिब्रियम आते ही समझ लो एक ही कंडीशन है, वो ही रटनी है, वो ही पूछेगा, MR इज इक्वल टू MC। तो जिस पॉइंट पर MR और MC बराबर, तो वो हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट। बाकी यहाँ पर भी सेम कहानी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट वो कमा सकता है AR ग्रेटर देन AC,
नॉर्मल भी कमा सकता है, AR इक्वल टू AC, लॉसेस भी हो सकते हैं, AR लेस देन AC। बाकी लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये अकेले राजा हैं, तो जो अकेला राजा होगा तो वो मुनाफे भी अच्छे कमाएगा, ये इकोनॉमिक्स का नियम है। बाकी लॉन्ग रन के अंदर जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमम लेवल पर ही काम करे, ये भी एक मजेदार पॉइंट है। यानी कि मोनोपोलिस्ट हो सकता है सब ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रहा हो, मतलब क्योंकि वो अकेला है, उसे क्या पड़ी कम कॉस्ट पर काम करने की, तो हो सकता है वो सब ऑप्टिमल कॉस्ट पर काम कर रहा हो। सर मोनोपोली अराइज कैसे हो जाती है सर? तो मोनोपोली अराइज होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या पता आपके पास रिसोर्सेज का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो, यानी कि कोई चीज बनाने के लिए सिर्फ आप ही को साधन मिल रहे हैं और किसी को मिल नहीं पा रहे, या सरकार ने आपको कोई पेटेंट राइट दे दिया, या आपने कुछ 2-3 बड़े प्लेयरों के साथ मिलकर एक कार्टेल क्रिएट कर लिया, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन बना लिया, या हो सकता है यहाँ पर एंटर करने के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता हो जो किसी के पास भी नहीं है, और कई बार तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस भी थोड़ा बहुत मोनोपोली क्रिएट करवा देती हैं। तो मतलब कई कारण हो जाते हैं मोनोपोली के क्रिएट होने के। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मोनोपोली में वो ये कि ये भेदभाव कैसे करते हैं। यानी कि ये सेम पेन मैं आपको बेचूंगा 10 रुपए में और यही सेम पेन इनको बेचूंगा 20 रुपए में, मतलब सेम प्रोडक्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग दामों पर बेचा जा रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कई बार मोनोपोलिस्ट करता है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सके, फॉरेन मार्केट्स में थोड़ा सा अपना कैप्चर कर सके, या फिर और अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर सके, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कर करके सामान बेच सके। तो सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल होता है? ऑब्वियसली मोनोपोली होगी तभी, और जब हम अपने मार्केट को डिवाइड कर पाएंगे तभी ये भेदभाव पॉसिबल होगा। जब मैं देखूंगा आप अलग हो और ये अलग है, तभी मैं भेदभाव कर पाऊंगा। दोनों एक साथ आ गए तो मैं भेदभाव नहीं कर पाऊंगा। और दोनों मार्केट की इलास्टिसिटियां कम होनी, अलग अलग होनी चाहिए। उसका मैंने आपको उदाहरण भी बताया था कि जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वहां पर हम प्राइस कम चार्ज करेंगे, लेकिन जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम होगी, लोगों की मजबूरी है खरीदना, तो वहां पर हम उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे और प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे। तो ये बातें आपको वहां पर एग्जाम्पल में नजर आ रही होंगी। बाकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समय को लेकर हो सकता है, साइज ऑफ परचेज को लेकर हो सकता है, लोगों की इनकम को लेकर हो सकता है कि कोई अमीर आदमी आया तो मैं उसको महंगा बेच दूं, कोई गरीब आदमी आया तो उसको सस्ता बेच दूं। तो मैं कैसे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता हूं। बाकी एसी पिग्यू भाई ने भी कुछ कहा। एसी पिग्यू भाई ने कहा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बहुत सी डिग्रियां हैं। सर फर्स्ट डिग्री का मतलब आप कंज्यूमर सरप्लस सारा का सारा ही खींच लेते हो, यानी कंज्यूमर बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता। सेकंड डिग्री का मतलब है कि आप कंज्यूमर सरप्लस का थोड़ा सा हिस्सा उससे लेते हो, थोड़ा सा बेचारे कंज्यूमर को दे देते हो, तो यानी ओके ओके। थर्ड डिग्री मतलब हो गया एक तरह से जिसमें हम भेदभाव करते हैं लोकेशन वोकेशन के आधार पर। उदाहरण के तौर पर आप पॉपकॉर्न खाने हैं तो घर के बाहर सड़क किनारे जाओ तो 10 रुपए में आपको मिल जाएंगे, लेकिन वही पॉपकॉर्न आपको खाने हो अगर सिनेमा हॉल में तो जगह बदलने की वजह से अब वो पॉपकॉर्न आपको मिलेंगे 250 रुपए के। तो मतलब ये लोकेशन की वजह से कई बार भेदभाव हो जाता है, जिसे हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह देते हैं, ऐसा एसी पिग्यू भाई ने कहा। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली ये एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे से हैं और इनमें सिंपल बातें हैं। तो मोनोपोलिस्टिक मैंने बताया था कि थोड़ा थोड़ा इसमें परफेक्ट के भी और मोनोपोली के दोनों के मिश्रण आपको मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर सोप इंडस्ट्री, तो इसमें भी बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो इसमें सेलर जो होता है वो थोड़ा सा प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। यानी कि हर साबुन बनाने वाली कंपनी कहती है कि भाई मेरा साबुन अलग है। तो कोई कंपनी कहेगी भाई देखो मेरा सफेद रंग का साबुन है, ये आपको गोरा कर देगा। कोई कंपनी कहेगी देखो मेरा पिंक रंग का साबुन है, इसमें खुशबू अच्छी आएगी। तो हर कंपनी अपने अपने साबुन को अलग बनाकर बेचती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो हम इन्हें कह देते हैं दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। सॉरी। बाकी यहाँ पर भी फ्री एंट्री और एग्जिट है फर्म्स की, यानी कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी परफेक्ट की तरह, लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत जबरदस्त होती है। तो आप देखते ही हो साबुन बनाने वाली कंपनियां किस तरह से मूवी स्टार्स को करोड़ों करोड़ों रुपए देकर अपने एड्स में पैसा खर्च करती हैं।
बाकी इसी बात को हम दूसरे फॉर्म में कह देते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। ये कभी भी प्राइस को लेकर लड़ाई नहीं करते। ये ऐसे नहीं कहते कि वो साबुन 10 रुपए का है तो देखो मैं तो 9 रुपए में दे दूंगा, फिर तीसरा साबुन कह रहे कि वो तो मैं तो 9 रुपए की बजाय 8 रुपए में दे दूंगा, चौथा साबुन वाला बोले मैं तो 5 रुपए का दे दूंगा। ये प्राइस को लेकर कभी भी झगड़ा नहीं करते। तो ऐसे कंपटीशन को कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। ये सिर्फ झगड़ा जो करते हैं, कंपटीशन जो करते हैं, ये दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। ये कोई ऑफर निकाल देंगे या ये किसी बड़े एक्टर को अपने ऐड में रख लेंगे या किसी भी तरह से आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राइस कंपटीशन नहीं करेंगे। बाकी इनका डिमांड कर्व तो जबरदस्त तरीके से फ्लैटर होता है, यानी कि इतना फ्लैटर होता है कि इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम कह देते हैं ईडी ग्रेटर देन 1, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। इक्विलिब्रियम वही रहेगा तो नो टेंशन, प्रॉफिट्स वही रहेंगे तो नो टेंशन, लॉन्ग रन में ये भी नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे परफेक्ट वालों की तरह तो नो टेंशन। फिर है जी ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में थोड़े से ही फर्म्स होते हैं, मतलब फ्यू फर्म्स होते हैं। हम कहते हैं आमतौर पे 2 से लेके 10 तक। बाकी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस होती है, ग्रुप बिहेवियर होता है, प्राइस रिजिडिटी होती है जो भी थोड़ी देर में देखेंगे। हाँ, प्रोडक्ट यहाँ पर होमोजीनियस भी हो सकता है, हीट्रोजीनियस भी हो सकता है। और इस मार्केट में एंट्री करना बड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, आसान नहीं है। बाकी यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जबरदस्त होती है। तो आप देखते ही हो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री वाले किस तरह से जबरदस्त तरीके से एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करते हैं। बाकी ओलिगोपोली के प्रकार, सर होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा तो परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली, हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट होगा तो डिफरेंशिएटेड या इम्प्योर ओलिगोपोली, अगर नई फर्म आसानी से आ जाएगी तो ओपन ओलिगोपोली, अगर नई फर्म के आने में रिस्ट्रिक्शन होगी तो क्लोज्ड ओलिगोपोली, अगर सब मिलजुल के प्राइस और आउटपुट डिसाइड करते हैं तो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, अगर सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, आपस में कॉम्पीट करते हैं तो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, अगर जहां पर एक बड़ा प्लेयर है और बाकी सब छोटे छोटे से छुटमुंजे हैं तो पार्शियल ओलिगोपोली, अगर कहीं पर सभी बराबर हैं, कोई लीडरशिप नहीं है तो फुल ओलिगोपोली। फिर सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, जैसे आपने पुष्पा मूवी तो सबने देखी ही होगी, तो उसमें वो सिंडिकेट वर्ड यूज भी करते हैं, सिंडिकेट सिंडिकेट। तो इसमें एक स्मॉल ग्रुप सबको कंट्रोल कर रहा होता है तो सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, या ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली जिसमें सारे फर्म्स मिलजुल कर ही अपने आप फर्म आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ओलिगोपोली होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अब याद रखनी है ओलिगोपोली के बारे में कि क्यों हम कहते हैं कि इसका प्राइस रिजिड है, क्यों हम कहते हैं यहाँ ग्रुप बिहेवियर है, क्यों हम कहते हैं कि इसका डिमांड कर्व बड़ा टेढ़ा है। क्योंकि स्वीजी भाई ने कहा कि ओलिगोपोली वालों का डिमांड कर्व जो होता है उसकी शेप होती है किंग्ड। तो किंग्ड का मतलब हो गया कि हरे रंग तक देखते रहोगे तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा नजर आएगी, और अगर लाल रंग वाले कर्व को देखना शुरू कर दोगे तो इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाएगी। यानी कि एक ऐसा डिमांड कर्व जिसमें एक पर्टिकुलर प्राइस पर प्राइस अटक जाता है, रुक जाता है, रिजिड हो जाता है, क्योंकि वहां से प्राइस अगर कम करा तो मुसीबत, प्राइस बढ़ाया तो मुसीबत। तो इसीलिए यहां पर ओलिगोपोली में डिमांड कर्व किंग्ड शेप का होता है, यानी बहुत फ्लैटर भी होगा और एक पॉइंट पर आने के बाद बहुत स्टीपर भी होगा। हाँ, क्योंकि प्राइस बढ़ाने पर, यानी कि अगर आप डायग्राम पर याद करो, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाने पर क्वांटिटी काफी ज्यादा रिएक्ट करेगी, तो इसीलिए हम कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को कि वो मोर इलास्टिक है। लेकिन प्राइस कम करने पर क्वांटिटी बहुत थोड़ा सा ही बढ़ेगी, तो इसीलिए नीचे वाले लाल रंग वाले डिमांड कर्व वाले हिस्से को हम कहते हैं लेस इलास्टिक। तो ये हमारे इस डायग्राम की खूबसूरती है। तो सर थोड़ा सा ये बताओ कि प्राइस और आउटपुट का डिसीजन जो है वो कैसे होता है ओलिगोपोली में। तो देखो जी, अगर इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर कर दें, ये हर फर्म कहे कि भाई देखो सब अपना अपना करेंगे, हम आपस में नहीं डिसाइड करेंगे, तो सिंपल सी वही कहानी लग जाएगी जो पहले पढ़ी, MC इज इक्वल टू MR, सिंपल। लेकिन कभी कभी ओलिगोपोलिस्ट जो होते हैं वो एक दूसरे फर्म्स का रिएक्शन जो है उसको भांपने की कोशिश करते हैं कि यार वो क्या करेगा, उस हिसाब से फिर वो अपना आउटपुट डिसाइड करते हैं। तो मतलब ओलिगोपोली में आप कह सकते हो कि कॉल्यूसिव होती ही है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करके ही अपना आउटपुट डिसीजन लेता है। तो इस पर कुछ 3 अलग अलग लोगों ने अपने अपने मॉडल बताए थे, उनकी कुछ बातें थी वो देख लेते हैं।
कॉर्नॉट मॉडल ये कहता है कि भैया हर फर्म अपना आउटपुट खुद डिसाइड करेगी। स्टैकलबर्ग मॉडल ये कहता है कि यहाँ पर जो लीडर होगा, मतलब जो इंडस्ट्री में डोमिनेंट प्लेयर होगा, वो डिसाइड करेगा आउटपुट। और बर्ट्रैंड मॉडल ने तो आउटपुट की बात ही नहीं करी, उसने तो प्राइस के बारे में कहा कि हर फर्म अपना प्राइस खुद डिसाइड करेगी, आउटपुट तो जो होगा बाजार खुद बता देगा, उसकी चिंता मत करो। तो मतलब तीन अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अपनी बातें कही, बस हमें पता होना चाहिए कि किसने क्या बात कही। बाकी सर ओलिगोपोली फर्म कई बार मोनोपोली की तरह भी रिएक्ट करते हैं, जैसा इस एग्जांपल में आपको बताया था कि भाई तीन चार फर्म्स हैं, वो मिलजुल कर बिल्कुल एक की तरह ऑपरेट करती हैं, जिसको आप कार्टेल भी कहते हो बेसिकली। तो ये भी एक ओलिगोपोली ही है, परंतु बन जाती है मोनोपोली। तो इसका एग्जांपल हो गया ओपेक, ऑयल एंड ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो कुछ देश मिलकर एक एंटिटी या एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। बाकी एक छोटा सा पॉइंट है प्राइस लीडरशिप को लेकर कि भैया प्राइस लीडरशिप कितने प्रकार की है, कुछ बातें हैं। तो एक हो गया जी कार्टेल, मतलब मिल जाते हैं। एक हो गया प्राइस लीडरशिप, जिसमें जो बड़ा फर्म होता है, डोमिनेंट फर्म, वो प्राइस को डिसाइड कर देता है। बाकी जो छुटमुंजे फर्म्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्रिंज फर्म्स, वो सारा फॉलो कर लेते हैं। और एक होता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, जिसमें जो सबसे पुरानी फर्म होती है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है मार्केट में, यार ये तो दादा है, यहाँ का दादाजी हैं, ओल्डेस्ट फर्म, तो वो प्राइस लीडर होता है। वो जो प्राइस बोलेगा बाकी सब भी फिर वही मान लेते हैं। तो ये थोड़े से अलग अलग तरीके हो गए प्राइस को लेकर। बाकी ये चार बातें रट के चले जाना, पूछे तो बता देना एमसीक्यू में। डुओपोली मतलब दो सेलर्स, मोनोप्सनी मतलब सिंगल बायर, ओलिगोस्पनी मतलब फ्यू बायर्स, और बायलैटरल मोनोपोली एक बायर एक सेलर। बस, तो ये है बेसिकली मार्केट की चर्चा। फिर उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। तो इसमें तो बहुत ही छोटा डिस्कशन है, 2 मिनट का ही है वैसे तो मुद्दे की बात। तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है, इस चैप्टर का मेन पार्ट क्या, कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, तो नाम पड़ गया बिजनेस साइकिल, यानी कि फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो कुछ उदाहरण हैं, 1920 में यूके में अचानक से जीडीपी बढ़ने लगा, 2020 में चाइना में रिसेशन आ गया, 1930 में यूएस में ग्रेट डिप्रेशन का भी एक दौर आया था, सन 2000 में आईटी बबल बर्स्ट, शायद आपने सुना हो, 2008 में यूएस बैंकों का घोटाला। तो इस तरह से बीच बीच में दौर आते हैं जब कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो जाते हैं। तो इसी बात को एक चित्र में अगर पिरोया जाए तो वो बेसिकली है कि हम ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तो ये खेल चलता रहेगा। ऊपर जाने वाले दौर को हम एक्सपेंशन कह देते हैं, बिल्कुल ऊपर चोटी पर पहुंच जाते हैं तो पीक कह देते हैं। फिर हमारी ढलान शुरू होती है तो कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। ढलान होते होते सबसे निचले स्तर पर आ जाते हैं तो ट्रॉ कह देते हैं। पीक और ट्रॉ को टर्निंग पॉइंट्स इसीलिए कहा जाता है। हम फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर पीक आ जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ट्रॉ आ जाता है। और एक्सपेंशन वाले ही दौर से एक छोटा सा पॉइंट निकल के सामने आता है जिसे हम रिकवरी कह देते हैं, कि भाई एक्सपैंड होना शुरू हो रहे हैं, दैट इज रिकवरी। तो इस तरह से ये खेल चलता रहता है। तो इसीलिए 4 बिजनेस की फेजेस हम कहते हैं होती हैं। पहला होता है जी एक्सपेंशन। तो जितनी भी बातें बादल में लिखी हैं ये सारी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। देश का आउटपुट, रोजगार, डिमांड, खर्चा, सेल, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस, बैंक रेट, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, लोगों का कॉन्फिडेंस, इनकम, फलाना ढिमकाना, यानी सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो दैट इज एक्सपेंशन। बाकी हम कहते हैं ऐसे दौर में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट लगभग लगभग ना के बराबर है, मतलब जीरो है। थोड़ा बहुत बस फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होगा, लेकिन मोटा मोटा अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होता है। फिर उसके बाद चढ़ते 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 हम पहुंच जाते हैं पीक पर। पीक का मतलब बिल्कुल सबसे टॉप की चोटी, यानी कि अब तो बस प्रोडक्शन और डिमांड और सब कुछ चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब वहां से बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। अब वहां से तो फिर गिरावट ही शुरू होगी, धीरे धीरे फिर गिरावट शुरू होती है, यानी कि अब डिमांड कम हो गई, अब लोग खरीदना नहीं चाहते, तो अब सप्लाई जो है वो बेचारी ज्यादा हो जाती है डिमांड की अपेक्षा में। तो ऐसी सिचुएशन में फिर प्राइसेस भी धीरे धीरे कम होते हैं और प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होता है, मतलब सब कुछ फिर उल्टा होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपेंशन वाला जो बादल था वो अब सारा का सारा बादल नीचे की तरफ जाना
शुरू हो जाता है और नीचे जाते जाते हम पहुंच जाते हैं सबसे निचले स्तर पर, जिसको ट्रॉ कह देते हैं या एक डिप्रेशन भी कहा जा सकता है दूसरी टर्मिनोलॉजी में। यानी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया है, बिल्कुल ही बुरी तरह से नौकरियां जा चुकी हैं, लोग खर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बुरा हाल है। ऐसा दौर डिप्रेशन का 1930 के आसपास आया था। यूएस के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन है बड़ा फेमस, 1929 से 1933 के दौरान। तो ये बेसिकली ट्रॉ का दौर होता है। तो फेजेस हमारे 4 ही हैं, बाकी रिकवरी कोई फेज नहीं है, रिकवरी इज जस्ट एक कॉन्सेप्ट कि जब हम एक्सपेंशन शुरू कर रहे होते हैं तो उस दौर को रिकवरी बोल देते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम पर दिखाया था। अब एग्जाम के लिए जो आपको घर से फर्रा बना के लेके जाना है वो ये कि सर पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा दौर है, कब एक्सपेंशन होने वाली है या कब कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, ये पता कैसे चलेगा? हमें भी तो पहले से ही पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। तो पता तो चलेगा बच्चों, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेटर्स बना रखे होते हैं हमने। 3 प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। एक को बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर, ये किसी भी घटना के होने से पहले ही आपको आइडिया दे देते हैं कि कुछ होने वाला है। दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, इसमें घटना पहले हो जाती है, उसके बाद ये बताते हैं कि भाई हो गई है घटना। और तीसरे होते हैं कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, ये लगभग साथ साथ आपको बताते रहते हैं, तो इधर कुछ हुआ और इधर पता चल गया, इधर कुछ हुआ इधर पता चल गया, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। तो आपको बस ये रटने हैं सारे एग्जाम्पल, इसमें कोई कोताही नहीं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो लीडिंग इंडिकेटर है भैया स्टॉक प्राइस में चेंज, प्रॉफिट मार्जिन्स, हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स या कोई नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। लैगिंग इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये सब चीजें बाद में पता चलती हैं। लेबर आउटपुट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इंटरेस्ट रेट कभी कभी, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बाकी कोइंसिडेंटल इंडिकेटर में हो गए जी जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स या आपकी पर्सनल इनकम, ये सब चीजें साथ साथ आपको बता देती हैं। तो ये इंडिकेटर्स हमें मदद करते हैं बिजनेस साइकिल्स को पहचानने में। बाकी सर बिजनेस साइकिल के कुछ फीचर भी हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल फीचर है। बिजनेस साइकिल के फीचर ये हैं कि इनकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि हर बार 4 साल का ही डिप्रेशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग होगी। इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रेंड निकाल लो कि सर 1992 में हर्षद मेहता कांड हुआ, फिर 2020 में आईटी स्कैम हुआ, फिर सर 2008 में वो यूएस वाला हुआ, तो अब तो 2016 में सर कुछ पक्की बात है हो गई होगा। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता। हर फेज की लेंथ भी पहले से डिफाइन नहीं होती, क्या पता एक्सपेंशन 5 साल चल जाए, हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन 2 महीने ही चले, तो कोई भी इसमें ऐसा डिफाइन नहीं है। बाकी ये मजेदार पॉइंट है कि आमतौर पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमियां होती हैं, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमियां, उनमें ये सब उतार चढ़ाव शुरू में ज्यादा होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमियों में इस तरह की बिजनेस फ्लक्चुएशन कम होती है क्योंकि वहां नियंत्रण है। फ्री मार्केट इकोनॉमियों में ये उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं। और दूसरा पॉइंट भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इन उतार चढ़ावों का असर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज्यादा पड़ता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर कम पड़ता है, क्योंकि भाई अनाज तो हर किसी को खाना ही है, बेसिक नेसेसिटी है, तो चाहे उतार हो चढ़ाव हो वो चीजें तो एज इट इज रहती हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इन उतार चढ़ाव का ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। बाकी अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं जिन पर इस प्रभाव के असर को फील किया जा सकता है, मतलब सारी ही चीजें इससे प्रभावित होंगी, स्टॉक प्राइसेस भी, जीडीपी भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी, इंटरेस्ट रेट भी। ऐसा नहीं कि एक ही चीज खराब हो गई बाकी सब सही हो, ऐसा नहीं होगा। बाकी बिजनेस साइकिल कॉन्टेजियस है, यानी कि ये फैल जाता है बहुत जल्दी। तो जैसे चाइना में जब डिप्रेशन आया तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में धीरे धीरे पड़ा, और ये इंटरनेशनल नेचर का होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देश प्रभावित होगा। जब यूएस में वो 2008 में कांड हुआ तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में सभी देशों को हुआ, तो ये इंटरनेशनल भी है। बाकी सर ये और बता दो कि क्या कारण होते हैं बिजनेस साइकिल के? तो बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं। कुछ कारण होते हैं अंदरूनी, इंटरनल, और कुछ कारण होते हैं बाहरी, एक्सटर्नल, जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो अंदरूनी बातें बेसिकली हमारे कीन्स बाबू ने बताई थी, जो एग्रीगेट डिमांड चैप्टर पढ़ाया था ना 12th में उन्होंने, कि देखो जी अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशन आई तो ये आप ही की वजह से होगा, और इस वजह से फिर फ्लक्चुएशंस आनी शुरू होती। अब एग्रीगेट डिमांड में किस लिए आ सकती है फ्लक्चुएशन? कि या तो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आ रही है, या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में फ्लक्चुएशन आ रही है, कई बार फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसियां ऐसी होती हैं जिस वजह से फ्लक्चुएशन आती है। कई बार तो हॉटरी भाई ने कहा कि मनी सप्लाई बदलने की वजह से भी
ये फ्लक्चुएशंस आती हैं बिजनेस साइकिल में। और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कभी कभी काम करते हैं। तो पिग्यू भाई ने कहा कई बार बहुत ऑप्टिमिज्म हो जाता है या पेसिमिज्म हो जाता है, तो उस चक्कर में भी फ्लक्चुएशंस आती हैं। श्यूम पीटर भाई ने कहा कि कई बार तो इनोवेशंस की वजह से ये फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो मतलब कई लोगों ने काफी बातें कही। लेकिन कुछ बाहरी फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो गया रशिया यूक्रेन, तो अब उसमें आपकी गलती तो है नहीं, आप तो घर में बैठे हो, लेकिन कुछ ये ऐसे फैक्टर हो जाते हैं जिनकी वजह से फ्लक्चुएशन आ जाती है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, अब लड़ाई के बाद दोबारा से जब देश डेवलप होगा, रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा, तो उस वजह से भी डिमांड सप्लाई अफेक्टेड रहेंगे। कई बार पूरी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजिकल शॉक आ जाता है कि अचानक से ही टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी बदल गई, हर कोई प्रभावित हो गया। कई बार कुछ नेचुरल फैक्टर्स आते हैं, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया। और कई बार पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव हो जाते हैं। तो यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो बिजनेस साइकिल के कारण हो। तो कंक्लूजन बेसिकली ये है, कुछ बातें लिखवाई थी कि भैया बिजनेस साइकिल आपके बिजनेस के डिसीजन को प्रभावित करेंगे। बिजनेस साइकिल कभी भी हर सेक्टर पर यूनिफॉर्मली नहीं लगेंगे। बिजनेस जिनका फॉर्च्यून क्लोजली रिलेटेड है उन्हें हम साइक्लिकल बिजनेस कहते हैं। मतलब जैसे जो ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कोविड जब आया तो जितने भी होटल्स थे या जितने भी टूरिज्म वाले बिजनेस थे वो तो देखो कितने ज्यादा प्रभावित हुए। बाकी इकोनॉमिक फोरकास्ट जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत बिजनेस को मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये तो 100% ठीक ही होगा। तो ये बेसिकली बिजनेस साइकिल की बातें हो गई।